कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। Edmaker. तो फर्स्ट क्वेश्चन एसएक्यू का, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Edmaker. कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है बोलो, तो बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल से हमारा क्या होता है, हम कहाँ का अपना पैसा ज़्यादा लगा रहे और कहाँ का अपना पैसा कम लगा सकते, वो कंट्रोल कर सकते हैं अपन। अब वहाँ फॉर एग्जांपल 100 रुपये लग रहे और उसको 80 रुपये में भी काम हो सकता, तो कॉस्ट कंट्रोल अपने को मालूम होता है कि वहाँ 20 रुपये हम बचा सकते। और जहाँ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जा रहा वहाँ पे भी अपन जो है सो उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ये कॉस्ट कंट्रोल हो गया। सेकंड क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्हें आपको पूरी एक्यूरेट कॉस्ट की फॉर्मेशन बता देता, मतलब क्या हो रहा, क्या चल रहा, कितना पैसा लग रहा, Edmaker. है कहाँ से कितना आ रहा जा रहा। तो जैसा कि प्राइस कितना रख रहे हैं आप देखो इसी कितने में बन रहा आपको, तो इससे क्या होता है आपको, आप एक इन्फॉर्म चीज़ें बना सकते हो उससे कि आपके सामने सब चार्ट रहा, सब मालूम है आपको, तो इन्फॉर्म बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट्स। इसलिए आपको क्या है, एड लेने में आसानी होती। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी का होता कि आपको प्राइस कितना रखना है वो प्रोडक्ट का, कितने में कितना है आपको, ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको मालूम हो जाता है कि कितने में आपको 200 प्रोडक्ट को बेचना है। आप 100 रुपये में बना आप करें प्रोडक्ट, आप 120 130 में रख रहे हैं, कैसा रख रहे हैं आपको पहले से मालूम हो रहा है कि 100 रुपये में मेरे को प्रोडक्ट बन रहा हो। तो आप पूरा कैलकुलेट करते कि बना इतने में, लेबर का खर्चा इतना, मशीनरी का इतना, फैक्ट्री का मालूम करके एक प्राइसिंग पॉलिसी में आपको मालूम होता है उसके, तो आप सही को तेज रख सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। एफिशिएंसी के इंप्रूवमेंट के अंदर आप ऐसी जगह ढूंढते कि जहाँ वेस्ट चल जा रही चीज़, जैसा कि लिथियम ज़्यादा लग रहा या फिर मटेरियल ज़्यादा लग रहा, तो वहाँ पे आप जो है सो फाइंड आउट करें, नए आइडियाज़ के साथ इम्प्रूव करें। तो क्या है कि एक एरिया जो आपको लैग कर रहे, जहाँ पे आप जो है सो ज़्यादा पैसे दे रहे, उससे आपको एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में आप वो सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए, कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल ने आपको बराबर इन्वेंट्री रखने की जो है सो कैलकुलेशन बताता है, जिससे क्या होता है कि आप ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते और बहुत कम लॉस होता है आपको, माइनस बहुत कम मिनिमम लॉस में रखता है यहाँ पे, Edmaker. जिससे कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड होती है इससे, कि कितना रखना है आपको इन्वेंट्री, उतना ही लगता, उतना ही रखना बोल के बोलता है। एनुअल एंड बजटिंग, इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये एक डाटा बना के देता है आपको बजट के फोकस करते हुए कि अब 100 प्रोडक्ट 100 पेन बनाना है, तो वो एक प्लान करेगी 100 पेन बनाना है। अब उसका बजट क्या रखे आप 100 पेन के वास्ते, Edmaker. एक पेन को आपको जो है सो 10 रुपये में बनाना है, तो 1000 रुपये आप एक बजट का 100 पेन के वास्ते, तो एक बजट हो गया। ये क्या कंपनीज हेल्प होती कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यूज करने के वास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इन्हें पूछ रहा। फिक्स्ड वो कॉस्ट है जो कि एक कंसिस्टेंट रहता, उन्हें प्रोडक्शन को लेके, सेल्स को लेके एक रेंज के अंदर उन्हें कंसिस्टेंट रहता, ना तो इंक्रीज होता ना तो डिक्रीज होता इसके आउटपुट में। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, एड कॉस्ट है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ घर का किराया। अब घर का किराया 15 का, तो वो 15,000 रहता एक साल के वास्ते, अगर आपका एग्रीमेंट करे हुआ है। एक साल तक आपसे जो भी ओनर है उन्हें 15,000 लेता है, अगर आप ओनर है तो आप 15 ही लेते। अब पहला महीना 15 लेके दूसरा महीना 16 दो बोल के नहीं बोल सकते, या 16 आप पे करने। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कर लिया आपकी, एक साल के अंदर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट Edmaker. 15,000 ही है, एक साल के बाद हम बात करेंगे। और दूसरा जैसे सैलरीज हो गया या स्टाफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गया, ये फिक्स्ड रहता। क्या कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये चेंज होते रहते, एक लेवल और टन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं ना कंपनीज में। ये क्या है ना, ये सो इंक्रीज होता, ना ये कॉस्ट, ये सॉरी, ये जो है सो टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है प्रोडक्शन के हिसाब से। जैसा कि रॉ मटेरियल हो गया, एरर्स हो गया, सेल्स की कमीशंस हो गई। अब इसमें मैं और अच्छा एग्जांपल देके बताऊं, तो अगर अब मान लो अब एक पेन बना रहे थे आप, पेन Edmaker. बना रहे तो एकदम डिमांड बहुत आ गया वो पेन का, आप 1000 पेन महीने को बना रहे थे, 1000 पेन आप महीने को बना रहे थे, तो एक पेन आपको 5 रुपए में पड़ रहा था।
तो आप 10 रुपए में बेच रहे थे, अब क्या हो गया, आपको 10,000 का ऑर्डर आ गया महीने में, 10 गुना ज्यादा आ गया आपको, तो आपको रॉ मटेरियल भी 10 गुना ज्यादा होना, लेयर भी ज्यादा होना, और सेल्स करने के लिए सप्लायर्स भी ज्यादा होना। तो यहाँ पे क्या होगा, खर्चा भी बढ़ना शुरू होता, और जो है सो साथ ही साथ आपको रॉ मटेरियल जो है वो कम में भी मिलता, बल्क में ले रहे बोल के सप्लायर्स कमीशन हुए, और आपका 10 रुपए का पेन आप बल्क में सेल कर रहे हो, यार 8 रुपए हो सकता है या शायद 12 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल। maker, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट। जैसा कि फर्स्ट में पढ़े एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, अब इसमें क्या है कि लिमिट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो पूछ रहा। जैसा कि फर्स्ट है इसका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी के अंदर इसका मतलब क्या है कि अलग कंपनियां जो है सो दूसरे दूसरे कॉस्टिंग मेथड्स, उनके हिसाब से कॉस्टिंग मेथड्स यूज करते maker, हैं, इससे कि क्या होता, कंपैरिजन करना एक दूसरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता। वो अपने हिसाब से कॉस्टिंग मेथड रखती, दूसरी कंपनी अपने हिसाब से, जब दोनों को कंपेयर करते अपन, तो कंपेयर करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता अपने को। और ये एक सिग्नल भी नहीं है कि मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी नहीं, चलो एक ही कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से पूरे कंपनीज को एक्सेप्ट करती भी नहीं, वो अपने हिसाब से अपन रखती। नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा जो है सो हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड रहती। ये जो है सो अगर हिस्टोरिकल पहले के डेटा, हिस्टोरिकल डेटा का मतलब पहले डेटा, और वही हिसाब से पुराने डेटा के हिसाब से आप कोई ना फ्यूचर का या फ्यूचर की कॉस्ट बताती। ये जो है सो रैपिड चेंज, मार्केट में चेंजेस आते हैं, उसको कंसिडर नहीं करती इकोनॉमिक सिचुएशंस। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग को रखना और इसको मेंटेन करना, सेट करना जो है सो बहुत कॉस्टली पड़ता है छोटे बिजनेसेस को, और इसको संभालने वालों को बहुत स्किल्ड पर्सन्स होना है इसको संभालने के लिए। यह है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ये क्या है, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंट जो है सो एस्टिमेट अजम्पशंस, अजम्पशन के ऊपर इल्लाम बन से क्या होता, इनएक्यूरेसी आ जाती, मतलब अंदाजे पे चले तो क्या इनएक्यूरेसी आ जाती है उसके अंदर। ये क्या है, नॉट, नेक्स्ट क्या है, नॉट सूटेबल फॉर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है सो हर चीज को जो है सो ना करता है, ये इफेक्टिव है, मगर बहुत छोटे बिजनेसेस को क्या है, ये काम करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और बहुत डिफिकल्टी रहती है उन लोगों को करने, इम्प्लीमेंट करने छोटे बिजनेसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज नाउ कंसिडर इंटेंजिबल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या है, ये डीपली फोकस क्या करता है, टेंजेबल और मेजरिंग कॉस्ट को फोकस करते हुए इन्हें क्या करता है, इग्नोर कर देता है इंटेंजिबल एसेट्स को, जिससे क्या होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और कस्टमर सेटिस्फाइड होने के कॉस्ट को नहीं रखता। अब 100 कस्टमर सेटिस्फाइड होता अगर ये मालूम है आपको, तो आप 100 रुपये रखते हो प्रोडक्ट की प्राइस। नहीं भाई, मैं 100 रुपये में कहीं को मैं 300 में रखूंगा बोल, तो कस्टमर वो प्राइस करना होता। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल इनएक्यूरेसी। इससे बेसिक डेटा के अंदर क्या हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा इनकरेक्ट होते हैं, और अगर थोड़ा भी गलत डेटा भी अगर आप डाल दिए तो पूरा गलत गलत हो जाता सिस्टम से, जिससे कि क्या हो रहा है, गलत आ जा रहा है उसके अंदर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जॉर्प्शन, डिफाइन ऑब्जॉर्प्शन। तो इसमें इन्हें क्या बोल रहा है, ऑब्जर्प्शन को डिफाइन करो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जर्प्शन उसको बोलते हैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंबाइन करते हुए रखता हूँ। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इजी वे में आपको समझाता हूँ। अब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी होटल है, होटल के अंदर आप बिरयानी स्पेशल, आप बिरयानी के लिए मशहूर, तो आप क्या करते हैं, जैसा कि आप बिरयानी बना रहे, तो बिरयानी बना के रहे, आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो मैं बोला, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या क्या चीज़ लगती है बिरयानी बनाने, जाहिर है आपको चावल होना, मसाले होना, वेज है तो वेजिटेबल होना, नॉन वेज है तो नॉन वेज होना, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट फिर लेबर कॉस्ट वो भी है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि आपको पैक करने उसको कवर होना, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा, आप खुद जहाँ आप बिरयानी बना रहे उसकी जगह का इस्तेमाल हो रहा, गैस इस्तेमाल हो रही, चूल्हा ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट को और डायरेक्ट कॉस्ट को कंबाइन, मतलब दोनों को जुड़ा के देखता है कि कितने कॉस्ट में अपने को वो बन रहा।
तो इस पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि असल बिरयानी अगर बन रही तो कितने में बन रही बिरयानी आखिर। फॉर एग्जाम्पल अब इन्हें जैसा कर, इसका पर्पस यही है कि अगर अब बिरयानी बन गई तो भाई बिरयानी तो बनी, मगर साथ ही साथ जो मेरे को ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आया ना भाई, उस पे भी तो पैसे बनना है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों को इलेक्ट्रिसिटी बनना है, लेबर को पैसे बन, और वो पैकेट आला है सो पैक करने के उसको बनना है, फिर उसको सील करते सो वो इलेक्ट्रिक मशीन का उसको बनना है। तो सबके ये कॉस्ट है, इसको भी बनने का है आपको, तो ये सब इन्हें कैलकुलेट करता है। तो ये प्रोसेस क्या है इसका, इसका प्रोसेस है कैलकुलेट टोटल ओवरहेड। तो इसके अंदर वही जैसा कि मैं बोला कि इन्हें पूरे इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करता फर्स्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको मालूम है, चावल आप तल रहे थे या वेजिटेबल्स कितने लाए थे, मसाले कितने लाए, ये आपको मालूम है, ये डायरेक्ट है। नहीं मालूम है आपको कि पैकेट में 100 लाया था, एक पैकेट कितने में पड़ रही मेरे को, फिर वो सील करने का मेरे को कितने में पड़ रहा है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट क्या है, चूज एन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर इन्हें क्या करता कि आपके वो कॉस्ट को डिवाइड करते। अब फॉर एग्जांपल 100 पैकेट बने आपके बिरयानी, तो अब इस पैकेट टोटल मिला के कितने में बने वो देखता है। इसमें इन्हें क्या करता, निप्स भी काउंट करता, पैकेट्स वो है वो काउंट करता, फिर आपके डायरेक्ट जो चीज़ है वो काउंट करता, फिर आपका लेबर कॉस्ट काउंट करता, फिर आपका वो अगर होटल रेंट किया तो तनख्वाह काउंट करता। तो इससे क्या होता है कि आपको एक सही प्रॉफिट निकाल के देता हूँ कि आपका खर्चा कितना हुआ भी। तो सब मिला के आप देख रहे हैं कि मेरे को एक पैकेट पे 60 रुपीज का खर्चा हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं, 40 रुपीज ज्यादा प्रॉफिट उसके ऊपर कमा के 100 रुपीज में एक पैकेट उसको देख रहे। तो ये क्या है, नेक्स्ट अप्लाई रेट। अप्लाई रेट का मतलब वही है कि आपको जब पूरी मालूम हो जा रहा कि सब खर्चा मेरे को मिला के 60 रुपये आ रहा है सब मिला के, तो आप उसको क्या करते हैं, 40 ऐड करके 100 रुपीज में एक बेचते कि 40 मेरा प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट आंसर है एस्केलेरेशन। एस्केलेरेशन का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसको इसलिए बोलते हैं कि एडजस्ट करता हूँ कॉस्ट को प्रोजेक्ट के या कॉन्ट्रैक्ट के, ताकि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो आगे के टाइम में, मतलब इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इजी एग्जांपल में मैं अगर कि अगर आप एक बिल्डर है, तो आप एक टी हाउस बना के देते बोले आपके बाजू के पड़ोसी को, तो आप जो इसको एग्री होंगे मैं कि मैं 10,000 में आपको बना के दे दूंगा, मगर 1 साल लगेगा वो बनाने मेरे को, ओके। बाजू वाले बायर को कन्विंस कर लिए, मगर 1 साल के वो भी मेकर क्या हुआ, आपका जो रॉ मटेरियल है या आप जो बनाने की मेहनत है, लेबर कॉस्ट है, वो भी जो है सो थोड़ा तो बढ़ेगा ना। तो एस्केलेरेशन पॉइंट वहाँ पे यूज होता कि अगर अगर वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा हुआ तो बात तो पहले बोल देते, और अपन बनाने वालों को भी पहले मालूम होता। अगर आप 10,000 बोले और आपका प्रॉफिट अगर 4,000 है, मगर 1 साल के बाद क्या हो रहा कि वो ना जो आप उसको लगते बनाने के लिए वो महंगे पड़ जा रहे हैं आपको, तो आप अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाता ना, तो वो हिसाब से क्या करते बायर को पहले बोल देते स्क्लेरेशन क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि फेन कि दोनों बिल्डर और बायर, अब इन ट्री हाउस बनाने वाले आप तो अगर बाजू वाले पड़ोसी को अगर आप बना के दे रहे, दोनों एक एग्री हो जाते, इसलिए कि इसको लॉस ना होना बनाने वाले को और खरीदने वाले को ज्यादा पैसे उन्हें नहीं करना बोलिए। नेक्स्ट क्या है पर्पस इसका, प्रोटेक्शन। इन्हें क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड आप बांट सकते हो उसको प्राइस को, भाई जब 10,000 था 20,000 हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, प्रोटेक्ट करता बायर। नेक्स्ट रियलिस्टिक प्राइसिंग। इसके अंदर क्या है, प्राइसिंग मतलब रियल वर्ल्ड को देखते हुए, वर्ल्ड के सिचुएशन को देखते हुए वो रहता एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म द एक्सेलरेशन क्लॉजेस। इसके अंदर मैकेनिज्म इस तरीके से रहता कि आप जमीन तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते पहले उससे, किससे, बायर से, और आप डील रहती है, एक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता कि अब ये बना के मैं 1 साल में दूंगा, इतने तुमसे अब डील हुई है कि आगे इतना अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्हें उतना मेरे को और करके देना 10,000 में, और मैं इनको टाइमली दे देना, ऐसा रहता फॉर्मूलेस भी के अंदर। इसके एप्लीकेशन जो है सो टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के वास्ते कंपनीज लेती, जैसा कि बिल्डर्स जो बिल्डिंगा बनाते टाइम लगता है उसको बनने के लिए, तो उल्ला लेते ये पर एप्लीकेशन उल्ला अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या होता, प्राइस वहाँ का वहाँ स्टे रह के फेयर जो वैल्यू मिलने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के वास्ते यूजफुल रहता।
नेक्स्ट आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर कि ने आपको ओरिजिनल कॉस्ट बताता जब आप कुछ चीज खरीदे वो ट्रांजैक्शन पे वो टाइम पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल मैं 10,000 का अगर फोन खरीदा या फिर 20,000 का या 30,000 का फोन खरीदा तो कितने में खरीदा मैं? तो 30,000 का खरीदा। अब 1 साल के बाद भी अगर कोई मेरे से पूछा कि फोन आप कितने में खरीदे, भले वो फोन की वैल्यू आज कम हो, 30 से 20 हो गए होंगे ऑफर्स या कुछ भी नए मॉडल्स आए होंगे, कितने बोलूंगा कि मैं तो 30,000 में लिया। तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल। क्या है इसका प्रिंसिपल? ये है कि एक्चुअल में आप उसके ऊपर खर्च करें वो चीज़ को खरीदने के लिए, वो एसेट को करने के लिए, वो है प्रिंसिपल इसका। जैसा कि एग्जांपल बोला मैं आपको कि फ़ोन में जो खरीदा 30,000, एक्चुअल कॉस्ट में खरीदा था 30,000। ये कब अप्लाई कर दी कंपनीज? इस जब उनके एसेट्स को वैल्यू करना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, जब मेकर थी एक पेट्रोल पंप ली और एक फैक्ट्री डाली या और एक एक शोरूम खोली, तो जब जब 1 करोड़ में ये ली थी, 2 करोड़ में वो ली थी, 3 करोड़ में ये ली, तो टोटल वैल्यू करके ऐसा डालते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जब तो इतने में खरीदे थे अपन। ये क्या है सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, ये क्या है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इससे क्या होता है आपको कितने के आपके एसेट्स आप खरीदे थे, ओरिजिनल वैल्यू ये मालूम होता है उससे कि आप हिस्ट्री में उसको कितने पैसे बने थे, उसकी एक्चुअल वाली क्या है। अगर कोई खरीदने गया तो या बेचने गया तो वो मालूम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज अबाउट एबीसी एनालिसिस और राइट ऑफ एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? एबीसी एनालिसिस एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो कि कंपनीज उनके इन्वेंट्रीज को रखने के लिए यूज करता। ये एबीसी का मतलब ये 3 ग्रुप्स है, ए बी एंड सी। ये इनके वैल्यूज के से लोग एबीसी के कैटेगरीज में रखते हैं। इसका पर्पस ये है कि बहुत किस पे फोकस, वैल्यूएबल आइटम्स क्या है उस पे फोकस करना और कितने गाड़ी को इन्वेंटरी रखना वो मालूम होता है। इसकी कैटेगरीज क्या है? ए आइटम्स। ए आइटम्स का मतलब ए आइटम्स बहुत वैल्यूएबल आइटम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो कि गोल्ड और डायमंड्स में गोल्ड और डायमंड्स में डील करती, तो अब उन लोगों के रेयर डायमंड्स जो है, एयर डायमंड्स, वो किसकी कैटेगरी में आते? ए आइटम की कैटेगरी, क्योंकि उन लोग बहुत कम रहते। रेयर का मतलब कम इंच रहते, अब 10-15 इंच होंगे और क्वांटिटी में, मगर बहुत महंगे रहते, बहुत वैल्यूएबल रहते। तो इल्ला क्या करते उसको एक कैटेगरी में डालते हैं, तो आपको बार बार इसको चेक करते रहना पड़ता, मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है आइटम्स। ये भले ही छोटा हिस्सा है आपकी प्रोडक्शन का, मगर बहुत वैल्यूएबल हिस्सा रहता है आप ये टोटल वैल्यू का है। बी आइटम का मतलब ये है कि इल्ला मॉडरेट लेवल के रहते, ना सस्ते रहते हैं ना बहुत महंगे रहते। तो इन लोग अगर थोड़ा भी अगर आप देखना पड़ता, थोड़ी बहुत देखभाल करे तो इन लोगों को चलता है। टी आइटम्स क्या है? सी आइटम्स जो है सो बहुत लीस्ट वैल्यूएबल आइटम्स रहते हैं, इल्ला मतलब चीप आइटम्स रहते हैं। अगर इन लोगों का परसेंटेज जो प्रोडक्शन में वो ज़्यादा रहता, बल्क में रहती इन लोगों की क्वांटिटी, इन लोगों को कम भी अगर आप टेक करें तो चलता। इसके एप्लीकेशंस क्यों होते? ताकि इनमें मैक्सिमम ओवरलोड नहीं भर लेना, ना कि मिनिमम रख, एक रेंज में रखना जितनी डिमांड है कस्टमर की, और स्टोरेज को कम रखना, स्टोरेज कम होना, और कस्टमर सर्विस को अच्छा करना, कस्टमर सर्विस अच्छा देना। और नेक्स्ट क्या है कि इससे क्या होता है आप एक सही खरीदने पॉलिसीज बना सकते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री है, इतनी होना या इतने नहीं होना, और अब सिंपल टर्म्स में अगर आपको एबीसी बेसिकली बोलूँ तो ए बोल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी बोल तो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, एंड तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टेज एंड स्क्रैप। ये दोनों के अंदर डिफेंस करो बरा, वेस्टेज क्या है, स्क्रैप क्या है। डेफिनेटली अगर कंपनी अगर कुछ बना रही फैक्ट्री, तो उन लोगों को ये दो चीज़ों हमेशा रे कड़ों को वेस्टेज भी निकलता और स्क्रैप भी निकल, मगर दोनों भी अगर उन मतलब वो चीज़ काम में आने वाले नहीं है, तो ये वेस्टेज और स्क्रैप के अंदर लगा डिवाइड करे कैटेगरीज। वेस्टेज का मतलब वो है जो कि मटेरियल आपको लूज हो जाता और उसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं है, मतलब तो कुछ भी आप उससे कमा नहीं सकते वो चीज़ से, अगर फॉर वेस्टेज के अब वो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि कपड़ा का है, कपड़े की कपड़े की फैक्ट्री है,
अगर कपड़े की फैक्ट्री में है, अगर उन्हें स्क्वायर में कपड़ा काटा, तो अगर उसको जो भी बचे हुआ कपड़ा रह रहा, तो उन्हें फिर उसको स्क्वायर तक काट सकता, वो बचे उसको फेंकना ही पड़ता वो कपड़ी। तो ये क्या है, वेस्टेज हो गया है, वेस्ट हो गया, कंप्लीट वेस्ट हो गया, आपको उससे कोई चीज आने वाली नहीं। ये जो है सो कंपनी को मालूम रहता है कि हम इससे कुछ भी निकाल नहीं सकते, कंप्लीट वेस्ट हो कपड़ा और बचे हुआ जो भी है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब Maker. जो भी बचे कुछ चीज़ें रहते हैं उससे हम थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, रिकवरेबल वैल्यू। Maker. अब इसमें ले लेंगे अपन मेटल की कंपनी। मेटल की कंपनी को क्या करता है, Maker. अब मेटल की अगर शीट काट रहे हो ना, तो बचे हुए जो भी शीटों के टुकड़े रहते हो लोग, Maker. वो क्या करते हो ना, लोहे को बेच सकते, बचे हुए Head के maker. हार में वो लोहा बेच सकते, या फिर उसको पिघला के आप दूसरा एक लोहे की चीज बना सकते हो। तो ये स्क्रैप है। स्क्रैप का मतलब आप उसको थोड़ा बहुत रीयूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आपको मार्केट में थोड़ी बहुत मिलती, इसको बोलते हैं वेस्टेज एंड स्क्रैप। सिंपल में एक ही लाइन में है, तो वेस्टेज को आप वापस यूज नहीं कर सकते और स्क्रैप को Head maker. आप यूज भी कर सकते और बेच भी सकते। नेक्स्ट है LAQ। तो वन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्ट। Maker. कि कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का आपके मायने क्या है उसके, और कितने तक से कॉस्टिंग के, वो एक्सप्लेन करोगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो एक टेक्निक है, भी प्रोसीजर है, जो कि बहुत सारे कंपनीज यूज़ करते, ताकि उन लोगों को ये पड़े कि प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में क्या क्या कॉस्ट आ रहा, पूरा डाटा उनको पड़ा बोल के वो लोग यूज़ करते हैं इसको। और इसके अंदर जो है सो आपको बहुत सा Maker. चीज़ों के बारे में मालूम होते हैं, जिससे कि इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं आप। अब जो है सो प्रोडक्शन कॉस्ट को कहाँ कंट्रोल करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सप्लेनेशन Head मेथड। maker. फर्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर एक एड यूनिक है कि आप वन ऑफ द काइंड थिंग को जैसा कि इंडिविजुअल आइटम को आप कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, जॉब कॉस्टिंग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल को मैं एक जने को केक बनाने के लिए रखा, तो मैं सिर्फ एक जने के बारे में, एक केक बन तो बारे उसके बारे में कैलकुलेट करता हूँ, जैसा कि इंग्रेडिएंट है, उसके डेकोरेशन, फिर वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं कैलकुलेट करता हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के अंदर इन्हें क्या करता, पूरे ग्रुप के चीजेस को जो है सो था, वो कैलकुलेट करके फिर उसको एक नंबर ऑफ आइटम्स में डिवाइड कर देता हूँ। Head maker. जैसा कि ये बेकरी है, बेकरी के अंदर चॉकलेट्स और चिप्स कुकीज बनाई Maker. करने, तो उन्हें क्या करता, बेकरी के पूरे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं सौदा चीज़ हूँ वो कैलकुलेट कर लेता, वो पूरा एक बैच को, एक बैच मतलब एक जितना भी लाया, 10 किलो लाया तो 10 किलो का कैलकुलेट करके, अब 10 किलो में कितने कुकीज बने, अब उसके हिसाब से वो 10 किलो के Head पैसे को maker. डिवाइड करता हूँ। तो ये क्या है, बैच कॉस्टिंग, एक पर्टिकुलर बैच के वास्ते Head maker. कॉस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर Head maker. कुछ सारे चीजेस को सेम थिंग में कंटिन्यूसली ट्रैक करते, स्टेप बाय स्टेप के अंदर। अब एक जूस की दुकान फैक्ट्री है, तो उन्हें क्या करता, पहले Head maker. अब जूस, एप्पल का जूस बनाना, पहले एप्पल का कॉस्ट मालूम करता, फिर लेबर के कितना कॉस्ट जा रहा, फिर मशीन के ऊपर कितना कॉस्ट जा रहा। तो स्टेज, हर स्टेज पे इन्हें क्या कैलकुलेट कर रहा, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर ये एक सिंगल और आउटसाइड कॉस्टिंग के वास्ते ही है। जैसा कि एक ब्रिक की फैक्ट्री है, फिर लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और इतना फिर जो है सो उसको डिवाइड करते हैं एक एक चीज। अब ब्रिक फैक्ट्री के अंदर क्या करते हो ना, बहुत सारा किले, फ्यूल, लेबर देखते ही लगता है, एक ईंट को बनाने के वास्ते वो पूरा कैलकुलेट करते हैं। फिर एक ईंट कितने में बन रहे हो उन लोगों को, वो फिर उसकी उससे डिवाइड कर देते हैं उन लोगों को। Head maker. नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग, इसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं सर्विस को उसके हिसाब से। अब एक बस की कंपनी है, बस की कंपनी क्या करता है कि बस में कितना पेट्रोल लग रहा, ड्राइवर की सैलरी Head कितनी, maker. बस को मेंटेन करने कितना खर्चा जाता, उसके हिसाब से क्या करता है, उन्हें टिकट रखते स्टॉप की, पैसेंजर के ऊपर, हर पैसेंजर को ये स्टॉप पे टिकट रहेंगे बोल। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट कॉस्टिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा अगर मिला दे रहे आप कैलकुलेट करने को, उस कंपोजिट कॉस्ट। Head maker. जैसा कि एक फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर कंपनी अगर कस्ट आप खुद से बनाना चाह रहे तो वो चीज़ के हिसाब से उन्हें कॉस्टिंग करती कि मटेरियल ये का है, ये सस्ता है, ये चीज़ बनाने ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ये
ना कम लगता। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ करा रहे, तो वो हिसाब से सब चीज़ें ऐड अप करना पड़ता कस्टम कस्टम करते हुए। तो वो इसी आपको कंपोज़िट कॉस्टिंग लगती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगले की क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो आज में डिफरेंस करो बताने की कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप थोड़ा सा से समझा रहा हूँ, 2-3 आंसर हो गए उसके समझाते हुए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है वो भी कॉस्ट भी अकाउंटिंग भी समझेंगे। तो इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है सो ये क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग दोनों भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसे के ताल्लुक से डिस्कस एक दूसरे की कंपनी के मतलब इन लोगों के यूजर्स और रिपोर्टिंग मेथड्स जो है सो दोनों के। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें पूरी दुनिया को आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बताता, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से मतलब एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही, अच्छी है नहीं है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सो पूरी दुनिया को मालूम है उसके हिसाब से। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये कंपनी के मैनेजर्स पता है था खाली, ताकि उन्हें अच्छे डिसीजंस ले सकते अपनी कंपनी के बिजनेस को रन करने के। समझ रहे आप दोनों में फर्क, इन्हें घर को बता रहा और कॉस्ट अकाउंटिंग घर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी दुनिया को बता रहा। ऐसा हिसाब यूजर्स टू इन्फॉर्म यूजर्स टू इंफॉर्मेशन पीपल, जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जैसा कि इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गए और गवर्नमेंट हो गया, उनको बताता है इन्हें इंफॉर्मेशन इसकी कंपनी की क्या है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता, कंपनी के मैनेजर्स और कंपनी डिपार्टमेंट को जो है सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता, इन्हें बाहर वालों को प्रोवाइड नहीं करता। Third क्या है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ये जो है सो पास्ट बहुत जो है सो पुराने जो भी है, मतलब पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है वो बताता है इन्हें बाहर के लोगों को। और अकाउंटिंग क्या करता, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पुराने और फ्यूचर के आने वाले भी चीज़ें जो है सो अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज और या अपने मैनेजर्स को उन लोगों को बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, वो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट। रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर इला सबको रिपोर्ट करने का रहता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं ताकि सब जने अंडरस्टैंड कर ले सकना, जैसा कि टेम्पलेट के हिसाब से एक हिसाब से टेम्पलेट बोल सकते हैं आप। और कॉस्ट अकाउंटिंग इन्हें एक रिपोर्ट बनाओ कहते हो कि कस्टमाइज रहती कंपनीज के नीड के लिए, कंपनी क्या चाह रही है वो हिसाब से अकाउंटिंग रिपोर्ट बना के देता। फिफ्थ क्या है, टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये मेनली पुराने चीज़ें बताता बाहर, मतलब साल का साल है अब 2025, तो 24 के बारे में नहीं बताता, 25 एंड हुए बाद 26 चल रहा तो 5 के बारे में बताता। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट का भी आपको सकता, प्रेजेंट में भी आपको बता सकता और जो सो फ्यूचर का भी प्रेडिक्ट करके बता सकता है। फिर सिक्स्थ है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंपनीज को लॉ के होते हुए जो सो काम करना पड़ता, लॉ के होते हुए लॉ को फॉलो करते हुए काम करना। इस कॉस्ट अकाउंटिंग को ये ऑप्शनल है, वरना यूज भी कर सकते हैं नहीं यूज भी कर सकते हैं होते। सेवन क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल ओवरऑल कितनी ताकतवर है कंपनी वो बता देता। और कॉस्ट अकाउंट सो ये ईच प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट की, ये कंपनी के अंदर के बारे में बताते हैं। एक हिसाब से ही मैं अगर आपको कंक्लूजन में बोलूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक रिपोर्ट कार्ड है कंपनी का जो कि पूरी दुनिया को दिखाता। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कोच है कि फीडबैक और स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग देता है, टीचर है कंपनी के हिसाब से कि परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर परचेजिंग ऑफ मटेरियल। तो परचेज करने के लिए मटेरियल का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फॉलो करती है वो बोलो बरवा। तो कभी भी कंपनी जो भी मटेरियल परचेज बहुत क्रूशियल प्रोसेस के थ्रू होते हुए उसको जाने का रहता। तो जिसमें उन लोगों को टाइम के बारे में भी देखता रहना पड़ता, राइट क्वांटिटी के बारे में भी, राइट क्वालिटी के बारे में भी, राइट प्राइस भी मिलना और लोग और देखते हुए कंपनी जो है सो मटेरियल्स को परचेज करती। फर्स्ट है करंट मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो क्या होना है, फर्स्ट है नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट का मतलब एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि
प्लान कर लो, आप एक पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हो, Air the maker. पिज़्ज़े की एक पार्टी कर रहे हो घर में, तो पहले आप क्या करते, पहले आप फ्रिज खोल के ये देखते कि क्या इंग्रेडिएंट आपके पास पहले से है, क्या-क्या सौदा पहले से है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। ये वैसे ही चलता है कि प्रोडक्शन टीम जो भी रहती है ना, पहले चेक करते कि उन फैक्ट्री में या उनके प्रोजेक्ट में क्या-क्या मटेरियल है उनके वास्ते अभी या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, परचेज़ रिक्वेशन। परचेज़ रिक्वेशन के अंदर Air the जैसा maker. कि आप देखे फ्रिज खोल के कि आपके पास क्या-क्या है। अगर आप चलो हो चीज़ है उसमें, जैसा कि आटा नहीं है, चीज़ नहीं है और बटर नहीं है, चीज़ें मिसिंग है, तो अब क्या आपको मालूम होता है, बिज़नेस में भी यही रहता है कि एक फॉरवर्ड उस भेजते हो ना परचेज़िंग डिपार्टमेंट को कि ये चीज़ें हमारे होने का है, अब Air the नहीं है maker. आपके अंदर वो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें? इसमें तो मालूम हो गया आपको कि आपके पास है और क्या होना है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है सेलेक्टिंग सप्लायर, कहाँ से सब आता? तो सप्लायर आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट है। सप्लायर आइडेंटिफि आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक लोकल किराना स्टोर के बैकर में ले लेके आती हूँ। क्या ले लेके आता हूँ कि एक चेर उन्हें चीज़ के वास्ते स्पेशल है तो चीज़ वहाँ से लेती हूँ, और या फिर उन्हें आटे के लिए स्पेशल है वो किराने की दुकान या वो ब्रांड, तो कब से ऑर्डर कर दो। बिज़नेस भी वही रहता है। बिज़नेस में क्या करते हो ना, अब जितने भी चीज़ें उनको अपना है, तो स्पेशल मतलब अच्छी क्वालिटी का उनको कहाँ-कहाँ से मिलता है ना, वो सप्लायर्स Air the नोट maker. करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर इवैल्यूएशन के अंदर भी लिस्ट निकालते सप्लायर्स की, लिस्ट बनाते। ये सप्लायर अपने को कितने में दे रहा, क्वालिटी कैसी है, और वो सप्लायर कितने में दे रहा, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें जैसे क्वालिटी सब रहता है बिज़नेस में। नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर Air the कोटेशंस के maker. अंदर वही है, ला उन लोगों से रिक्वेस्ट कोटेशन की रिक्वेस्ट है, उन लोगों की कोटेशंस दो बोलते हैं, जैसा कि मेन्यू हो गया, एक मेन्यू लॉ बोलते हैं ना, पर मेन्यू हो गया उनकी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दियो, आरएफक्यू। फिर थर्ड क्या, सेट द परचेज ऑर्डर। तो प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर के अंदर जो आप कोटेशन, जैसा कि मैं होटल में आ गया, अपन बैठे मेन्यू मंगाया, तो अपने को जो सही दिखता अपन वो ऑर्डर प्राइस को देखते हुए क्वालिटी को अपन कंज्यूम कर सकते हैं, वो सो बिजनेस भी वही करती। खुद इस पर का जो भी आ जाता, उन लोगों को अच्छा एनालिसिस करके बेस्ट सप्लायर को करके ऑर्डर दे देती। फिर परचेज ऑर्डर, नेक्स्ट परचेज ऑर्डर प्रिपरेशन के अंदर कंपनीज एक आइटम उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को बनाती जो उनको, Air the maker. तो उन्हें क्या करती, वो स्टोर करे हुए आइटम्स को भी देखती और टोटल कितने में पड़ रहा वो भी देखती, जिससे कि बिजनेस को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता बायर और सेलर के भी, सप्लायर के वास्ते। इंश्योरेंस, पीओ इंश्योरेंस के अंदर Air the maker. पीओ का मतलब परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अंदर आप लिस्ट दे देते हैं शॉपिंग वाले को, किरा लेगा तो उन्हें पूरे आइटम निकाल के आपको देता ना। वैसे बिजनेस भी क्या करती है, उनके जो भी सेलेक्ट सप्लायर है उन लोगों को एक लिस्ट दे देती है, पीओ परचेज ऑर्डर, उन्हें भी पूरा मटेरियल रेडी करना शुरू कर। फिर फोर्थ क्या है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग मटेरियल। तो मटेरियल बिजनेस में क्या होता है, अपने डिपार्टमेंट को जब मटेरियल मिलता है आपका, तो उन्हें क्या करते हैं, एक रिसिप्ट भी पूछते हैं उनसे मटेरियल की, Air the maker. पूछ सकते, जैसा आप बिल बिल दियो, बिल रहते। फिर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के हिसाब से अब बिजनेस क्या करती, जो भी उनको मटेरियल अब उन्हें दिया लाके, उन्हें वही दिया, नहीं, पहले बात करा था अच्छी क्वालिटी का दूंगा बेहतरीन ये वो, तो वही दिया या Air the maker. नहीं दिया अपने को, वो देखती, इंस्पेक्शन कराती हुई मटेरियल। कि नेक्स्ट क्या है, गुड रिसीव नोट। गुड रिसीव नोट के अंदर जीआरएन, जीआरएन के अंदर एक डॉक्यूमेंट जो है सो रिकॉर्ड रखती और रिसिप्ट रखती है, वो मटेरियल रिकॉर्डेड रहता हो डॉक्यूमेंट में। फिर फोर्थ क्या है, प्रोसेसिंग इनवॉइस एंड पेमेंट्स। इसके अंदर क्या करती, जब Air the उनको maker. मिल जाता, मटेरियल मिल जाता, तो उन्हें क्या करती है, पैसे देना ना उसको, वो सप्लायर को, उन्हें आपको चीज़ दिया, अब आपको उसको पैसे देने का है। क्या करती है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भिजाती, जो इसका बिल बनने का इन्वो जो भी है इनका, इनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी जाके सप्लायर की इनवॉइस बनोगे। फिर वो Air the इनवॉइस maker. वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन के बाद कि प्राइजेस जो भी उनके सेलेक्ट, वो प्राइजेस के उनको पेमेंट जो है सो कैशियर उनको पेमेंट जितना Air the हिट maker. करे थे वो टाइम के अंदर पेमेंट कर देता हूँ उस। Air the ये maker. कंसिडरेशन क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इट मीन्स इन्हें इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, ये रखा है अपने पास, कितना लेना कितना नहीं लेना, अभी है ये नको ये लियो, Air the maker. तो ये बताता है इन्हें। फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इन्हें नेक्स्ट क्या है, हर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाता है आपकी स्टोर के लिए, ट्रस्ट। फिर डॉक्यूमेंटेशन,
हमेशा आपके डॉक्यूमेंट रखता उसके रिलेटेडली ग्रॉसरी के। नेक्स्ट ऑटोमेटेशन, ऑप्शन के अंदर यूजिंग अ ग्रॉसरी ऐप शॉप रखें। नेक्स्ट Animator. है व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, एक्सप्लेन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट। और ने डिफरेंट सिस्टम्स क्या है पेमेंट के, वेजेस के, तनख्वाह देने के, एक्सपेक्ट उसके मेरिट्स, फायदे क्या है, नुकसानात क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिस्टम्स ऑफ पेमेंट वेजेस, ये क्या है, मेरिट्स और सिस्टम Widowmaker. वेजेस पेमेंट करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मोटिवेशंस में, प्रोडक्टिविटी में, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़रूरी है, बैकबोन है समझो। बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला मेथड ये है टाइम रेट मेथड, पेइंग पेइंग कर। इसका मतलब ये है कि आपको जितने घंटे या जितने दिन आप काम करें Animator. उतने दिन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए अब लेबर है, लेबर को जो है 100 दिन के वास्ते पे बसाते, ठीक है, एक दिन के उसकी मजदूरी जो भी है 1000 है 2000 वो पेमेंट रहती। और एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की पेमेंट क्या रहती कि उन्हें मंथली Animator. फिक्स पेमेंट पे काम करता पूरे महीने के बाद उस। इसकी मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल है, इजी, आप समझ जा सकते हैं तुम्हारे कितने मिल रहे हो। और ये स्टेबिलिटी, ये रेगुलर मिलते हैं आपको, एक प्रेडिक्टेबल इनकम है। अब ले इनकम जो 1000 रुपये है, ये प्रेडिक्टेबल है और रेगुलर भी। Animator. 1000 यहाँ आज मैं का नहीं करा तो दूसरे का नहीं, ऐसा। और इन्हें कॉलेज करता। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, इंसेंटिव्स के बहुत डीमेरिट्स है इसका। अ, एक दिन के वास्ते लेबर को लाए 1000 रुपये, तो आप 1000 रुपये देते हो उसको, इंसेंटिव को नहीं इसका। और आइडलनेस का मतलब, Animator. इसके आइडलनेस डिफरेंट डिफिकल्ट रहता है और डिफरेंशिएट। Animator. अब अच्छा काम करने वाले को भी उतनी मिलती और हम अच्छा नहीं काम करने वालों को भी उतनी मिलती। नेक्स्ट क्या है, पीस रेट सिस्टम। Animator. पीस रेट सिस्टम, पेइंग फॉर व्हाट यू प्रोड्यूस। इसका Animator. डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आप जो आइटम बना रहे हो वो आइटम के हिसाब Animator. पैसे मिलेंगे या इस टास्क कंप्लीट होगा आपका। जैसा कि एग्जाम ये है, अब मैं एक जन को वीडियो एडिट करने दिया, तो उन्हें वीडियो पूरी उसको उसको कब पैसे मिलते हैं, उन्हें जब वीडियो पूरी एडिट करके मेरे को देंगे तभी उससे पैसे मिलते। तो इसके मेरिट्स क्या है, इसका डायरेक्ट इंसेंटिव, आप Animator. ज़्यादा से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं इसके। और कॉस्ट कंट्रोल बहुत इजी है। और रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी, जो मेहनती है काम करने वाले उन्हें जल्दी कर दे, जल्दी मिल जाता पैसा। तो इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, क्वालिटी, थोड़े जल्दी काम करने के वास्ते क्वालिटी यूज़ ख़राब कर देते हैं। और इनकम की जो है सो इंस्टेबिलिटी, आज उसको काम मिलता कल काम नहीं मिल सकता, डिफिकल्ट अप्लाई करने के वास्ते। थर्ड क्या है, इंसेंटिव वेज प्लान, मिक्स ऑफ टाइम एंड आउटपुट। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको जो है सो किक भी मिलते हैं और बोनस भी मिलता है अगर आप आपके टारगेट से रीच होके एक्स्ट्रा कर। फॉर एग्जांपल अब सेल्स बॉय है, सेल्स बॉय को बोले कि आप का टारगेट है कि 100 गाड़ियाँ आप बेचना है शोरूम के, उसका टारगेट है एक मैनेजर का। तो नहीं क्या करता, 100 अगर बेचा, 100 से ज़्यादा उसका काम ये, उसको एक टारगेट मिल जाता, अगर उन्हें टारगेट से ज़्यादा मिला तो उसको बोनस भी मिलता। इसके मिक्स बैलेंस इंसेंटिव, तो इन्हें क्या करता है, इंकरेज करता है, स्पीड को भी इंकरेज, Animator. क्वालिटी को भी। और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है इससे, एफिशिएंसी, काम करने का दिल भी बोलता है उसको, क्योंकि इसके अंदर टारगेट है लगेगा उसको कि 100 से ज़्यादा अगर मैं बेचा, मेरे 10,000 तनख्वाह भी आती, प्लस मेरे को 5,000 एज ए इंसेंटिव बोनस भी आता। फिर डीमेरिट्स क्या है इसके, डीमेरिट्स ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कैलकुलेट करना हार्ड है और इसको if Animator. करना भी जो है सो फेयर नहीं रहता, फेयर अचीव नहीं कर सकते। अब 20 बेच, आप 100 बोल दिए तो कहाँ से बेचेंगे उन, मगर उन ट्राई करता वैसा है। फिर ग्रुप इंसेंटिव है, पेइंग फॉर टीम वर्क। तो यहाँ पे सेम क्या है, वहाँ एक दे देते हैं या 2 जनों को देते, मतलब सॉरी पूरे ग्रुप को देते। मीन्स Animator. एक एक ग्रुप टीम बना दिया, आप टीम बना के अब जो भी टीम जो है सो उनके टास्क से अच्छा करेंगी तो वो पूरी टीम को मिलेगा वैसा हिसाब से। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी सेम, टीम टीम है। डीमेरिट्स के अंदर क्या है, एक जना काम अच्छा कर सकता है, एक जना नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है, काम पूरा खराब हो जाता है, वो है Widowmaker. demerits है इसमें। फिफ्थ है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग द कंपनी Animator. एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, प्रॉफिट
and maker, थोड़ा बहुत जो है सो कंपनी का प्रॉफिट भी मिलता है उनको। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को एज अ एंड ऑफ द ईयर देती कि उन ला पूरे कंपनी, ये भी एक बोनस का तरीका है, अच्छा मतलब करने देती। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेशन होता, एम्प्लॉय तो लॉयल रहता और टीम स्पिरिट भी रहती। फिर डीमेरिट्स क्या के एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसा कि एम्प्लॉयज़ कंट्रोल करना है, कॉम्प्स की बजाय कैलकुलेट करना और एक्सप्लेन करना बहुत वो रहता, maker, बहुत वो रहता और डिले भी बहुत होता है रिवॉर्ड आपको मिलने के लिए, and maker, बोनस वापस मिलने के लिए। नेक्स्ट आंसर है अपना डिफाइन कॉस्ट, maker, जॉब कॉस्टिंग एंड डिफरेंशिएट इट विथ कॉन्ट्रैक्ट maker, कॉस्टिंग। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस करो बोला, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रास्ट कॉस्ट। ठीक क्या है, ये बहुत जो भी कॉस्टिंग है ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिक अलग अलग कामों के वास्ते, अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं, स्केल जैसा, ड्यूरेशन और द कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके फीचर्स और इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। तो डिफरेंट कर रहे स्केल से डिफरेंट करें तो जॉब कॉस्टिंग क्या अच्छा कम सोचता और इंडिविजुअल ऑर्डर्स पे सोचता है, जैसा कि एक एक केक बनाने के वास्ते समझो तो जॉब कॉस्टिंग वैसा सोचता। कॉन्ट्रैक्ट and maker, कॉस्टिंग जो है सो बड़े प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता है, जैसे पूरी बिल्डिंग बनाना है, एंटायर कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसके बारे में सोचता है, स्केल बोलते हैं इसका। maker, नेक्स्ट क्या है, टाइम के अंदर जॉब कॉस्टिंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रहता। एक कितना टाइम लेता है केक बनने के लिए, थोड़े घंटे लेते हैं या बहुत बोलते हैं। and maker, मगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, घर maker, उसको साल भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं बनने के वास्ते। थर्ड क्या है, लोकेशन। तो फर्स्ट हमेशा जो है सो प्रिफर करता है कि वर्कशॉप या फैक्ट्री में जो है सो maker, वो चीज़ हो, जैसा कि एक केक है तो वो बेकरी में बनना चाह रहा, वहाँ पसंद करता। and नेक्स्ट maker, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमेशा कस्टमर्स की साइड पे जाके काम करने का, जैसा कि एक घर कहाँ बनता है, कस्टमर जहाँ कौन सी ज़मीन है वहाँ पे बढ़ता। फोर्थ है पेमेंट। पेमेंट के अंदर जॉब कॉस्टिंग, पेड कब मिलती, तनख्वाह जब उन लोगों को जैसे उनका काम बंद खत्म कर लेते हैं उनको तनख्वाह मिलती, सॉरी इनकी पेमेंट मिलती। जैसा कि यू पे फॉर द केक, and maker, आप कब को आपको पेमेंट मिलती, जब आपको जो है सो पेमेंट केक जो है सा पूरा बना लेते जब आपको पेमेंट मिलती। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब क्या है, आपको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट मिलती, जैसा कि एक बिल्डर है, अब जैसा घर में एक फ्लोर डाले तो उसको पैसे मिलते, फिर एक फ्लोर डाला तो फिर एक, फिर इंटीरियर करा तो ऐसे। and maker, नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क के अंदर क्या है, जॉब कॉस्टिंग, ये बहुत कम रिस्क रहता जॉब के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हाई रिस्क रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और टाइम इन्वॉल्व रहता। अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल टाइड अप। टाइड अप के अंदर जॉब कॉस्टिंग के अंदर कम पैसे पे करते हैं उसको and जॉब maker, के हिसाब से। वहाँ पे दूसरा देखा गया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर साल अमाउंट ऑफ पैसा लगता ताकि उन लोगों को बनना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बन रही है। maker, अब एसेंशियली एक लाइन में अगर मैं बोला तो जॉब कॉस्ट sir, छोटा है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के वास्ते, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के वास्ते। and maker,